Hello, good morning students. Now we're discussing 10th class chemistry and your today's topic is chemical properties of metals. तो लास्ट 3 दिन से हम यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो उसमें हमने 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। हाउ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर, हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है। एंड नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इन metal category is how metal react with salts of other metal. So reaction of metals with salts of other metals. एक मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ जो है वो रिएक्शन कैसे करता है। ये रिएक्शन सारे के सारे आपने पढ़ रखी हैं, जितनी भी हम डिस्कस करेंगे। हमने इनको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अंडर द हेडिंग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो हमने इनको तब पढ़ा था। मतलब एक ज्यादा रिएक्टिव अगर मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव को बाहर करके खुद का कंपाउंड बना सकता है। करना क्या है, जैसे मान लो ए आपके पास कोई मेटल है और मेरे पास एक सॉल्ट है BSO4, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड का कोई सॉल्ट है। अगर जो B है वो लेस रिएक्टिव हुआ और A मोर रिएक्टिव हुआ तो A B को बाहर करके अपना कंपाउंड बना लेगा, बन जाएगा क्या ASO4 और B हो जाएगा बाहर। तो इस तरह की रिएक्शन को पढ़ेंगे जब कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक ऐसे सॉल्ट के साथ रिएक्शन करे जिसमें जो मेटल मौजूद हो वो कम रिएक्टिव हो उससे, तो कम रिएक्टिव मेटल बाहर हो जाएगा और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपना क्या बना लेगा बेटा, सॉल्ट बना लेगा। बड़ी ही सिंपल रिएक्शन होती है। ठीक है, सॉल्ट ऑफ एन एलिमेंट एंड मेटल बी रिएक्ट विद ए, इफ इट इज मोर रिएक्टिव तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो, A प्लस में मैं BSO4 की रिएक्शन करवाऊं और B मोर रिएक्टिव हो और A लेस रिएक्टिव हो, देन यू विल राइट लाइक नो रिएक्शन। तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एक कम रिएक्टिव एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दीज आर बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक ही बेसिस है, दैट इज एक्टिविटी सीरीज। तो अगर किसी बच्चे को एक्टिविटी सीरीज आती है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर है, ठीक है, वो बेटा रिप्लेस कर सकता है उस मेटल को जो कि एक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, और अपोजिट नहीं हो सकता। एक रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की तरफ एलिमेंट मौजूद है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अभी तो हम जस्ट जर्नल वे में ही देख रहे थे इनको। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है दैट कॉपर सल्फेट एक्वस रिएक्ट विद आयरन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही पूछा जा सकता है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कलर चेंज पे। ठीक है, कि अगर मैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मतलब ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में अगर मैं ग्रे कलर का आयरन डालूं तो कुछ देर बाद जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसका रंग फेड होने लग जाता है और फाइनली जो आपके पास कलर आएगा सॉल्यूशन का वो थोड़ा लाइट ग्रीन होगा और नीचे कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का आपको बैठा हुआ मिलेगा। वो यूं कह सकता है कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट अपना कलर चेंज कर देता है अगर मैं उसमें ग्रे कलर का आयरन डालूं। वाई? तो उसका सीधा सा रीजन है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना लिया और जब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं तो उसका ब्लू कलर भी नहीं रहेगा। अब आपका कंपाउंड ये बना है FeSO4, तो इसका कलर आएगा दैट इज ग्रीन। अगर मैं रिएक्शन को अपोजिट कर दूं दैट विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं यूं लिख देती FeSO4 एक्वस रिएक्ट विद कॉपर, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो आयरन को बाहर नहीं कर सकता, आप लिख देते नो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ कॉपर सल्फेट एक्वस रिएक्ट विद जिंक। अब जिंक भी तो ज्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो रिएक्शन हो सकती है, बनेगा ZnSO4 एक्वस और प्लस में बाहर हो जाएगा दैट इज कॉपर। इस पे भी वही कलर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने एक ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वही ग्रेइश कलर जिंक डाला
तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया। वाई? ठीक है, बिकॉज कलरलेस कंपाउंड जो बना है वो आपका ZnSO4 है। मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इन रिएक्शंस की में, बिकॉज ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर अपोजिट कर देते रिएक्शन को, ZnSO4 एक्वस प्लस में Cu, देन देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। आप जिंक और कॉपर पाउडर की फॉर्म में डाल दीजिए, या क्वेश्चन यू भी कह सकते हैं, मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक जिंक की स्ट्रिप, मतलब एक पत्ती सी जो है जिंक की, वो काट के डाल दी, जैसे मर्जी डालो, क्या फर्क पड़ता है, मेटल तो वही है ना। तो इनसे आपको पता चलता है कि जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक ऐसे सॉल्ट के साथ रिएक्शन करे जिसमें मेटल कम रिएक्टिव है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होके और फिर आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं इस कैटेगरी के। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बेटा रिडॉक्स रिएक्शन भी है। मैं आगे इसमें एग्जांपल से समझाती हूँ कि किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जितनी भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल विल बी AgNO3 aqueous सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद कॉपर। अब कॉपर और सिल्वर की रिएक्टिविटी अगर आप चेक करो तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है, बनेगा क्या, CuNO3 ट्वाइस प्लस में सिल्वर बाहर। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। इसमें भी सेम टाइप का जो है आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था, अगर आपने उसके अंदर डाला दैट इज कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट बेटा कलरलेस होता है, जबकि ये आपका ब्लू है, दिस इज ब्लू सॉल्यूशन एंड दिस इज कलरलेस। तो वही रंग से क्वेश्चन पूछेंगे कि कलरलेस कलर जो मतलब कलरलेस सॉल्यूशन था AgNO3 का, उसमें रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डालने से सॉल्यूशन धीरे धीरे ब्लू क्यों होने लग गया, क्योंकि ये रिएक्शन हुई है बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ओके, अपोजिट रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। इफ CuNO3 twice aqueous reacts with silver, there will be no reaction because silver is less reactive than copper, so it cannot displace copper from copper nitrate solution। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आप और भी दुनिया भर के एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास हो लाइक Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन और मैं उसकी रिएक्शन करवा दूं पोटेशियम के साथ, तो एक्टिविटी सीरीज में जो पोटेशियम है ना बेटा वो ऊपर है और सोडियम बाद में। इसका मतलब पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो इट कैन रिप्लेस, K2SO4 एक्वस बन जाएगा और आपका सोडियम हो जाएगा बाहर। ठीक है, जैसे कि आपके पास हो फॉर एग्जांपल ZnSO4 एक्वस, आप उसकी रिएक्शन करवा दो मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, रिएक्शन पॉसिबल है। इट विल कन्वर्ट इनटू MgSO4 एक्वस एंड प्लस में बाहर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज जिंक। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो भी सॉल्ट लो आप सारे के सारे H2SO4 के सॉल्ट हो, आप HCl के भी सॉल्ट ले सकते हो। जैसे ये रिएक्शन भी पॉसिबल है आपके पास, मैंने इसको ही ऐसे करके लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ZnCl2 एक्वस रिएक्ट विद सोडियम, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो रिएक्शन हो जाएगी, इट विल फॉर्म NaCl और प्लस में क्या बाहर हो जाएगा, जिंक। ठीक है, तो हमें तो पैटर्न स्टडी करना है, जरूरी सॉल्ट होना चाहिए। ये थोड़ी ना बोला इसने कि सल्फेट या नाइट्रेट ही होना चाहिए। भाई क्लोराइड भी हो सकता है HCl का सॉल्ट, फिर नाइट्रेट भी हो सकता है HNO3 का सॉल्ट, फिर सल्फेट भी हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट। इस रिएक्शन का तो जो मेन बेस है बेटा वो है एक्टिविटी सीरीज, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अगर एक्टिविटी सीरीज अलाउ नहीं करती तो वो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। इन सब रिएक्शंस में कलर बड़े इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज होते हैं, तो रंग से ना आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रंग ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, उसका कारण बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। इन दिस कैटेगरी मेटल सॉल्ट रिएक्शन, हम एक का एग्जांपल लेके आपको समझाते थे, दैट दीज आर आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। Just like copper sulfate react with iron to form iron sulfate and copper। तो देखो बेटा, कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ था, उसने बाद में ऑक्सीजन को लूज कर दिया, सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कॉपर यहाँ 2 पॉजिटिव था यहाँ 0 हो गया, इन दोनों ही प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे।
आयरन विदाउट ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन या चार्ज 0 से +2 हो गया। दोनों ही सूरतों में इट इज नोन एज, 1 सेकेंड, कॉपर इट इज रिडक्शन, सॉरी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर +2 से 0 ना, इट इज रिडक्शन। नाउ गेन ऑफ ऑक्सीजन, और इसको आप बोल सकते हैं प्रोसेस दैट विल बी ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का तो हुआ रिडक्शन, और आयरन क्या हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये मैंने समझाई थी ऑलरेडी। ये सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। इसके बाद बिकॉज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस्ड ही एक्टिविटी सीरीज पे है, तो आपकी बुक में टॉपिक दे रखा है रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज, तो वो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आया था हमारे पास रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज क्या है, तो अगेन उसने उस टॉपिक को दे रखा है ताकि आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सको कि कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है। सो वो रिपीटेड टॉपिक है, उसको अभी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसके बाद वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट हाउ मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन गैस के साथ जो है वो मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल क्लोराइड्स। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि मेटल के ऊपर चार्ज क्या है, फॉर्मूला बदलता रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, वो नॉर्मल कंडीशन पे भी रिएक्शन कर सकता है क्लोरीन के साथ, और गर्म करने पे भी कर सकता है। अगर कोई कम रिएक्टिव है तो गर्म करने पे रिएक्शन करेगा, और अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेगा। अब कौन कौन से हैं जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे कैन रिएक्ट विद इवन एट रूम टेम्परेचर। और इन सब के ऊपर चार्ज आपको पता है तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। बैलेंस बेटा आप कर लेना, it will form NaCl, it will form KCl, it will form CaCl2 and it will form MgCl2। ये वो चार हैं जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, नो नीड टू हीट एंड ऑल दैट। ओके, अब इनसे जो थोड़े कम रिएक्टिव है, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, जिंक रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ZnCl2 but on heating. Aluminium react with chlorine to form AlCl3 on heating. Iron react with chlorine to form FeCl2 on heating. And copper react with chlorine to form CuCl2 on heating. ठीक है, तो ये सब जो है बेटा वो गर्म करने के ऊपर जो है वो रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे FeCl3 बना लीजिए आप, ठीक है, बन दोनों ही सकते हैं बट हम जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ गर्म करने पे ये जो सारी के सारी रिएक्शन है वो आपकी होंगी ये रूम टेम्परेचर में। वही सिंपल रीजन है, ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये क्या है, थोड़े से कम रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है उनकी क्लोराइड्स का जो नेचर है वो आयनिक होगा। ठीक है, और ये जो है आपको कोवलेंट मिलेगी। मैं भी समझा नहीं रही हूँ कि आयनिक और कोवलेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये आगे आपका टॉपिक है, तो इसके शायद 2 या 3 दिन बाद यही टॉपिक आएगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक नेचर क्या होता है। ओके, इनके जो ये सब्सटेंस दिख रहे हैं आपको, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पर अगर आप इनका पानी में सॉल्यूशन बनाओ सो दे कैन इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। किन के बारे में बात हो रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स की क्लोराइड है, वो आयनिक की नेचर है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, एक्वस में करती है। टेम्परेचर इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का है वो क्वाइट क्या है बेटा, हाई है। इनके कंपैरिजन में जो लेस रिएक्टिव मेटल्स की क्लोराइड है उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी कम मिलेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम मिलेगी, और नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो भी आयनिक कम मिलेगा, और कोवलेंट क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। आफ्टर दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी अगला आपके पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल नॉन मेटल दोनों के साथ ही अच्छी तरह रिएक्शन करता है। और जैसे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑक्साइड्स, क्लोरीन के कंपाउंड्स को बोलेंगे क्लोराइड्स। तो जब कोई भी मेटल हो या कुछ हो, मेटल या नॉन मेटल, जब भी कभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं दे आर नोन एज हाइड्राइड्स। The compounds are known as hydrides। ठीक है, तो मेटल डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं ऑन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स। ओके, जैसे
सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, बैलेंस कर लेना। पोटेशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन ऑन हीट टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्राइड। कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन ऑन हीट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, इन सब हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है वो -1 है। ये चीज नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि अक्सर तुमने हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव देखा है। वो कब होता है बेटा? हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है अगर ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा हो। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1 होगा अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो हाइड्रोजन और मेटल में तो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन देंगे, हाइड्रोजन को थोड़ी ना देने देंगे। तो देखो, मेटल के साथ बॉन्ड बना तो मेटल पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे नेगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे नेगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे नेगेटिव। अगर मैं बात करूं H2O की, जैसे O, H और H, ये H2 है, तो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो इसके सामने हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल के सामने तो मेटल बन जाता है और मेटल के सामने नॉन मेटल। तो हाइड्राइड्स के अंदर H के ऊपर चार्ज कैसा पाया जाता है बेटा? दैट इज -1। ओके, सो नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इन दिस कैटेगरी इज देयर रिड्यूसिंग बिहेवियर। बेटा मेटल जो होते हैं ना, उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते, ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। जैसे सोडियम है, भाई तुमने 9th में पढ़ा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो ये थोड़ी ना चाहेगा कि मैं 1 + 7 इलेक्ट्रॉन लेके इसको 2, 8 और 8 कर दूं। ये यूं चाहेगा कि कोई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि मैं सिर्फ क्या रह जाऊं? 2 और 8। ठीक है, मैग्नीशियम है 2, 8, 2। ये यूं थोड़ी ना चाहेगा कि मैं 6 इलेक्ट्रॉन लेके फिर 2, 8, 8 बन जाऊं। ये यूं चाहेगा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले ताकि मैं 2 और 8 बन जाऊं। तो मेटल में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। और जो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन से एजेंट का काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। The element, the compound that itself gets oxidized is known as reducing agent। तो मेटल के अंदर ये गुण होता है कि जब भी वो कोई रिएक्शन करेंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मतलब कि वो ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर वो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो मतलब वो उस रिएक्शन के अंदर किसका काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो अगली प्रॉपर्टी है देयर रिड्यूसिंग बिहेवियर। रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब है टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार रिड्यूसिंग बिहेवियर की जगह हम रिड्यूसिंग पावर भी वर्ड यूज करते हैं। उन सब का एक ही मतलब होता है। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा इस एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर बताओ, तो मतलब इसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने के लिए समझाओ कि कितना कर सकता है कितना नहीं। अगर मैं कहूं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बताओ, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करता है वो समझाओ। ठीक है, तो मेटल अपनी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या ऑक्सीजन को गेन करता है, दोनों ही प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। और अगर ये ऑक्सीडेशन करते हैं सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। कैसे? then चेक करिए। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, यहाँ ये 0, यहाँ ये भी 0। सोडियम 0 से +1 हो गया मतलब ऑक्सीडेशन, क्लोरीन 0 से -1 हो गया रिडक्शन। अगर मेटल सोडियम ने ऑक्सीडेशन किया तो मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगला देखिए, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। जिंक यहाँ 0, जिंक यहाँ +2, 0 से +2 होना ऑक्सीडेशन। क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, क्लोरीन का चार्ज नहीं बदल रहा। हाइड्रोजन यहाँ पे है +1 और हाइड्रोजन यहाँ पे है 0। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और रिडक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आपको ये पता चलता है
दैट, और भी चेक कर लीजिए, चलो एक रिएक्शन और देख लो। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, गर्म करने पे, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ने यहाँ ऑक्सीजन ले लिया तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। O2 का क्या हो गया है, रिडक्शन, तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो मेटल्स में बेटा ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें तो आपको समझ आ गया होगा कि सब मेटल्स जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इसमें आपको दोनों बिहेवियर देखने को मिलेंगे। एक मेटल जो है वो अपना कर रहा है ऑक्सीडेशन, आयरन 0 से +2, एक कर रहा है रिडक्शन। तो तुम कहोगे मैडम यहाँ पे तो रिडक्शन भी कर रहा है। बेटा ये सिचुएशन तब आई जब दो मेटल आमने सामने हुए, तो ज्यादा रिएक्टिव वाले को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा तो कम रिएक्टिव को रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि मैडम यहाँ तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है, वो तब है जब एक एलिमेंट के सामने दूसरा जो मेटल आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला ही ऑक्सीडेशन करेगा, कम रिएक्टिव वाले को मजबूरी में रिडक्शन करना पड़ता है। पर अगर मान लीजिए जैसे ये कॉपर है, इसने यहाँ पे क्या किया, रिडक्शन किया, मैं कॉपर को इसके साथ रिएक्शन करवाती AgNO3+ कॉपर, तो क्या बनता, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। इस रिएक्शन में कॉपर ने अपने ऑक्सीडेशन किया, जबकि यहाँ कॉपर का रिडक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन के सामने है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को मजबूरी में रिडक्शन करना पड़ा। यहाँ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो सिल्वर को रिडक्शन करना पड़ा और कॉपर को क्या करना पड़ा, ऑक्सीडेशन। तो मतलब इनका जो मेन बिहेवियर है वो है ऑक्सीडेशन करना और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करना। ठीक है, अगर इनसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इनके सामने आ जाता है तो फिर ये मजबूरी में किसका काम करते हैं, रिडक्शन का, और फिर ये क्या बन जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Okay, so that will be all in the chemical properties of metal and it is all for today now. तो next video में हम start करेंगे chemical properties of non metals। ठीक है बेटा।